physical quantities, all those quantities which can be measured directly or indirectly and in terms of which the laws of physics can be expressed are called physical quantities. ये हमने physical quantities के बारे में देखा था. जिन भी quantities को directly या indirectly measure करा जा सके उनको हम physical quantities बोल देते हैं. ठीक है. फिर physical quantities दो तरीके की होती हैं. एक होती है fundamental quantity और एक होती है derived quantity. fundamental quantity क्या है? जिसको डायरेक्टली मेज़र करा जा सके, जैसे मास जो इंडिपेंडेंट होती है, जैसे मास. तो मास का क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास निकालना है तो उसके लिए हमारे पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है. सीधा सीधा एक हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको वेइंग मशीन बोलते हैं. उसके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा तो उसका मास जो है वो आ जाता है. ठीक है. अच्छा, ऐसे ही लेंथ. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर लेंथ मेज़र करनी है तो हम उसको डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं मेजरिंग टेप की हेल्प से. ठीक. अच्छा, ऐसे ही टाइम मैंने आपको लिखवाई थी, जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं फंडामेंटल वाली लिखवाई नहीं ना, अभी सिर्फ डेफिनेशन लिखवाई थी उसको. नोट करिएगा. देयर आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो डेफिनेशन लिखी थी उसके बाद लिखेंगे देयर आर seven fundamental or base quantities. Seven fundamental or base quantities. सात हैं fundamental quantities या फिर base quantities. These are mass, second, length, third, mass, length, third है temperature. टेम्परेचर बाद में लिखना होगी, पहले टाइम लिखिए. टेम्परेचर भी है, बाद में लिखेंगे. पहले टाइम लिखिए. मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अब लिखना टेम्परेचर. सिक्स्थ, luminous intensity. Intensity. सेवंथ लिखें amount of substance. amount of substance. mass, इसके आगे लिखें कैपिटल एल. लेंथ के आगे कैपिटल एल. टाइम के आगे कैपिटल टी. इलेक्ट्रिक करंट के आगे कैपिटल ए. ये क्या होता है ना, वो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर. ठीक है, तो उसको कैपिटल ए लिख देते हैं. ये जो है ना, ये हमारा जो एक डायमेंशनल एनालिसिस होता है तो उसमें इन सब टर्म्स को इन कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, वो जो आपने स्कूल में करवाया था वो वाली चीज़. टेम्परेचर के आगे लिखेंगे कैपिटल के. ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके आगे लिखेंगे स्मॉल में सी डी. सी डी इज फॉर कैंडेला. ये जब कभी जैसे कि ट्यूबलाइट है, कोई ट्यूबलाइट, कोई एलईडी बल्ब, कुछ भी अगर आप ऐसी चीज़ जो या टॉर्च है वो अगर आप खरीदेंगे तो उसका जो बॉक्स है ना, उसके बॉक्स पर पीछे ज़रूर देखना, उसका वोल्टेज कंजम्पशन लिखा होगा, उसका पावर लिखा हुआ होगा और साथ में ल्यूमिनस इंटेंसिटी लिखी होगी और वो लिखी होगी कैंडेला में. ठीक है, तो ये टर्म आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये आप अब पढ़ेंगे. आपने 10th तक ये पढ़ाई नहीं है. ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब ये है कि ब्राइटनेस, बस कि कोई ट्यूबलाइट कितनी ज़्यादा रोशनी छोड़ती है. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये हम कर चुके हैं 9th क्लास में. इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोल से, MOL लिख देते हैं बस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जैसे कहते हैं ना कि कोई भी सब्सटेंस है तो अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो हम ये कहते हैं कि यार मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसको स्टडी नहीं करा जा सकता. 2 मॉलिक्यूल को कर सकते हैं, नहीं जी उसे भी नहीं कर सकते. 3 को नहीं, 100 को नहीं, 1000 को नहीं, करोड़ को नहीं. तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि
चेक करा साइंटिस्ट ने कि कितने मॉलिक्यूल्स का ग्रुप बना है जिसको एटलीस्ट देखा जा सके, स्टडी करा जा सके। तो वो 6.022 इंटू 10⁻23, तो कितने करोड़ों अरबों हो गए, मतलब उससे भी करोड़ों के भी करोड़ों के भी करोड़ों। 6.022 होता है ना, 023 बोल दो, 6.022 इंटू 10⁻23, याद है एवोगैड्रोस नंबर बोलते थे। तो ये जो है 023 पढ़ा है, 023 अगर होगा तो कोई बात नहीं, जरा सा तो फर्क है। तो ये जो है इतने अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं या इतने एटम्स हैं या इतने आयंस हैं, ठीक, तो उनको एक साथ अगर उनका ग्रुप होगा उनको आप ढंग से स्टडी कर सकते हैं। एक एटम कितना छोटा होता है उसको स्टडी करना बड़ा मुश्किल है। 10⁻23 सोचो कितने सारे एटम्स हैं, उनको जब एक साथ ग्रुप बनाएंगे तब स्टडी करा जाएगा। तो उसको इतने ग्रुप ऑफ एटम्स को हम बोल देते हैं 1 मोल, 1 मोल बोल देते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हो गया। मेरी बात क्लियर? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लिखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज नाम से ही समझ में आ गया होगा कि डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब ये है कि जो इन क्वांटिटीज, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनकी हेल्प से डिराइव करी गई, ठीक है, डिराइव करी गई हो, उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। तो नोट करेंगे यहाँ पर डिराइव्ड क्वांटिटीज में लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अच्छा मैं बाकी बच्चों को बता चुका हूँ, और जो है ना सूर्यांश तुम्हें बता रहा हूँ कि ये वाला जो चैप्टर है, इस वाले चैप्टर के मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा आज से। उसके बाद वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी डेरिवेशंस करवाएंगे और न्यूमेरिकल्स है वो करवाएंगे। बाकी थ्योरी जो है वो घिसने की जरूरत नहीं है, उसके सारे नोट्स मेरे बने रखे हैं, हैंड रिटन है, वो मैं आप लोगों को दूँ, जैसे 10th में दिए थे ऐसे ही यहाँ पर। ठीक है, तो सिर्फ ये वाला चैप्टर है, इसमें ज़रूरी है कुछ एक दो डेफिनेशन भी दिखाई दे रही है, उसके बाद सारा ही न्यूमेरिकल वाला ही पार्ट है। ठीक, तो चलिए डिराइव्ड क्वांटिटीज, the physical quantities whose defining operations whose defining operations are based on other physical quantities, based on other physical quantities are called derived quantities. Are called derived quantities. All physical quantities other than the all physical quantities other than the base quantities are derived quantities. ठीक है, बेस क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज ही कहलाएंगी। एग्जांपल सबसे पहले लिखेंगे स्पीड। तो स्पीड हम ये कहेंगे यार स्पीड कैसे निकाली जाती है, डिस्टेंस अपॉन लेंथ। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस कैसे मेजर करा जाता है, मेजरिंग टेप से। डिस्टेंस इज लेंथ, है ना, तो क्या आ गया, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम।
तो ये किस कैटेगरी में आएगा, लेंथ की कैटेगरी में, और ये किसकी कैटेगरी में आएगा, टाइम की, टाइम मतलब कैपिटल टी, उसकी कैटेगरी में आएगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके या तो डिवाइड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या कुछ स्क्वायर वगैरह करना पड़ेगा, उनकी हेल्प से जो नई क्वांटिटीज़ होती हैं, बनती हैं, उनको हम बोल देते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जैसे एक एग्जांपल हमने स्पीड का ले लिया, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं फोर्स का। फोर्स क्या होता है, याद है आपको? बताओ बताओ। मास इनटू एक्सेलरेशन, MA, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जरा मास है, जरा मास की बात करते हैं, ठीक है। तो भाई मास जो है दैट इज ये तो M की कैटेगरी में आ जाएगा, मास M की कैटेगरी में आ जाएगा। एक्सेलरेशन की यूनिट बताओ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, तो मीटर क्या हो गया, लेंथ की कैटेगरी में, और ये सेकंड मतलब टाइम, तो T की पावर -2, तो ये L T की पावर -2, तो ये ML T की पावर -2, ये इसकी जो है आपकी डेरिवेशनल फार्मूला हो गया इसका, समझ गए। तो ये उसका फार्मूला हो गया, मैं उसको करवाऊंगा अभी अलग से। और आप ये देखिए कि फोर्स जो है, फोर्स के लिए डायरेक्टली बोलते हैं कि भाई फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F, नहीं ना। तो फोर्स जो है, फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। फोर्स मास से, लेंथ से और टाइम की पावर -2 से, मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों को यूज़ करके इनके कॉम्बिनेशन से फोर्स बनी है, इसलिए फोर्सेस कॉल्ड है डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसे ही आगे हमारे पास वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वैसी डिराइव्ड क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या, लेंथ ही तो है, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, ठीक है। तो वो उसकी हेल्प से मिल रहा है। तो बस सीधी सीधी बात ये है कि ये हमने कोई 2 एग्जाम्पल देख ली है। डेफिनेशन में लिखा हुआ है ऑल फिजिकल क्वांटिटीज अदर देन द बेस क्वांटिटीज, इन सातों को छोड़कर कोई भी क्वांटिटी हो, बेफिक्र होकर बोलिए कि वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे लिखिएगा सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। नाम से ही समझ में आ जाएगा। हेडिंग लिखिएगा सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, इसमें लिखिएगा कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स व्हिच इज यूज्ड टू मेजर set of units which is used to measure, complete set of units which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantities, all kinds of fundamental and derived quantities, fundamental and derived quantities is called a system of units. It's called a system of units. Next line से लिखिएगा some of the commonly used systems of units are systems of units are, some of the commonly used systems of units are, first लिखें CGS system, CGS system। तो अब ये जो फंडामेंटल भी होता है ना, फंडामेंटल पे भी आप ये समझ लीजिए
कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में भी जो ज़्यादातर यूज्ड क्वांटिटीज़ हैं, आप भी देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये बाद की जो चार है ना, ये बहुत कम आप यूज़ करेंगे। रीज़न क्या है कि जो 11th क्लास है, 11th क्लास के जो फिज़िक्स है उसमें ज़्यादातर जो है ना, ज़्यादातर आप मोशन से रिलेटेड चीज़ें ही करेंगे, यानी कि ये सारा का सारा काइनेमेटिक्स की कैटेगरी में आता है सारा। तो वहाँ पे देखिए कि इसमें आपके पास मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, यहाँ कहीं पर भी टेम्परेचर वाली चीज़ें आएंगी, लेकिन उसमें जो आपका डेरिवेशनल फार्मूला है वो पूछा नहीं जाता, क्योंकि टेम्परेचर वाला जो है वो आपका आता है वॉल्यूम 2 में जाकर। ये पूरी की पूरी वॉल्यूम 1 है। NCERT भी उठाएंगे तो वो भी 2 वॉल्यूम्स में दे रखी है, तो उसमें नहीं पूछा जाता डेरिवेशनल एनालिसिस ज़्यादा। तो हमारे लिए जो बेसिक क्वांटिटीज़ की भी जो बेसिक क्वांटिटीज़ है वो ये 3 है। तो CGS का मतलब क्या है कि एक ऐसा सिस्टम, दुनिया का एक ऐसा सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया में, हमसे किसी ने पूछा भाई तेरा घर यहाँ से कितनी दूर है, मेरा घर यहाँ से ना 4 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अच्छा तेरा घर कितनी दूर है, मेरा घर यहाँ से ना 5 माइल्स दूर है, ठीक है। तो कहेंगे भाई तो कहाँ से आया है, माइल्स, मैं इसको क्या कन्वर्टर से कन्वर्ट करूँ, माइल से किलोमीटर में करूँ। कोई कहने लगे कि नहीं मेरा ना यहाँ से 1 लाख सेंटीमीटर दूर है यहाँ से मेरा घर, तो फिर हंसी आएगी कि यार ये क्या बात है भाई, किलोमीटर में बता सीधा सीधा, जो मेरे स्कूटर में भी लिखा हुआ आ जाता है कि इतना किलोमीटर। क्यों, तेरा अगर 4 किलोमीटर और मेरे स्कूटर में पेट्रोल ही 10 किलोमीटर का, उससे आगे वो चलेगा ही नहीं। तो अगर उससे कम की रेंज में है तो मैं आ जाऊँगा, ठीक। तो क्या है कि ये अलग अलग कंट्री का अलग अलग सिस्टम है। हम यहाँ पर अगर व्हीकल भी खरीदते हैं तो वहाँ जो हमारा जो नीडल उसकी घूमती है ना, कार की या स्कूटर की, आजकल तो डिजिटल में लिखा हुआ आता है, तो वो जो नीडल भी घूमती है उसमें भी क्या है कि जो हमारी स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में लिखी हुई आती है ना, kmph किलोमीटर पर आवर उसमें होता है। और अगर वही सेम कंपनी की कार आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाकर लेंगे तो वहाँ पर जो कैलिब्रेशन है उसका, जो उसका क्लस्टर होता है वो माइल्स पर आवर में होता है, ठीक है। आप यहाँ से कोई सामान लेकर आप अमेरिका जाने लगे, जब आपका इमिग्रेशन चेक होता है ना वहाँ पर, तो वहाँ पर आउंसेस, जिनको पाउंड्स भी बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर पाउंड्स में आपका जो वज़न है कि भाई इतने पाउंड्स अलाउड है, तो वहाँ सभी बंदे जो है कैलकुलेट वो निकाल कर, मोबाइल फ़ोन निकाल कर और उसमें देखते हैं कि अच्छा मैं 25 किलो लेकर आया हूँ, पाउंड्स में देखूँ कितना, मेरा सामान निकाल कर बाहर तो नहीं फेंक देंगे। तो ये क्या है, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। तो ये जो CGS सिस्टम है, CGS सिस्टम ना फ्रांस में चलता है, फ्रांस में चलता है CGS सिस्टम। तो नाम से ही समझ लीजिए, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम्स एंड S फॉर सेकेंड्स। तो वहाँ पर जो लेंथ है, लेंथ को उसका जो स्टैंडर्ड सिस्टम है वो सेंटीमीटर में लिया जाता है, ग्राम को सेकंड में लिया जाता है। तो लिखिएगा, इट इज़ बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। इट इज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम and second as the fundamental units of fundamental units of length, mass and time length, mass and time respectively. ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे FPS सिस्टम। FPS सिस्टम लिख देना, ब्रिटिश सिस्टम।
है, अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर F फॉर फूड, F फॉर फूड यहाँ लिखिएगा ब्रिटिश सिस्टम। अब इसमें देखें इट इज बेस्ड ऑन फूड, पाउंड एंड सेकंड। Based on foot, pound and second as the fundamental units of length, mass and time respectively. As the fundamental units of length, mass and time रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब कई बार ऐसा होता है कि भाई मतलब आपने देखिए कि अगर किसी से किसी की हाइट पूछी जाती है, हाइट कितनी है तुम्हारी? 5'9" है ना, 5'4" 4 इंच, 5'4" 3 इंच, 5'4" 10 इंच, ऐसे अपनी अपनी हाइट बता देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो सर इसमें इंचेस भी काउंट करेंगे? इंचेस काउंट करते हैं ना, लेकिन ये जो फुट है ना, फुट की सब यूनिट ही इंच होती है। फुट की जो सब यूनिट है वो इंच होती है। जैसे हम ये कहते हैं कि जो मीटर है, तो मीटर की सब यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर, मीटर से छोटी है। सेंटीमीटर की सब यूनिट क्या हो जाएगी? मिलीमीटर। उसकी सब यूनिट माइक्रोमीटर। अभी उसके भी एक चार्ट बनाएंगे ताकि कभी कंफ्यूजन ही ना हो कि किस में कितने मीटर होते हैं, किस में कितने सेंटीमीटर होते हैं। एक चार्ट बनाएंगे, बहुत आसान चार्ट है। तो फुट जो है, फुट की सब यूनिट होती है इंचेस। इंचेस कैसे? जैसे हम कहते हैं ना कि 12 इंच जो है, 12 इंच इज इक्वल टू 1 फुट हो जाता है, तो उसको 1 फुट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से इंचेस ही है। तो इंचेस का कंबाइंड 12 इंचेस को 1 फुट बोलते हैं। 24 इंच हो गई 2 फुट हो गई, ऐसे होता है। तो अगर कोई बोल रहा है, अभी सुना है कि मेरी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 5 फुट 15 इंच है। 15 इंच तो नहीं सुना होगा। वो 15 होते ही तो 12 से कितना ऊपर हो गया? 15, 3 ऊपर हो गया। तो वो बंदा क्या बोलेगा? 6 फुट 3 इंच मेरी हाइट है। ठीक है, तो 5 के बाद 15, तो 5 के बाद पहले 12 पकड़ लिए, तो 12 पकड़ दिए वो 1 फुट हो गया। तो 5 + 1 6 फुट हो गया। और फिर 3 बचा तो वो आपका 3 इंच हो गया। तो 6 फुट 3 इंच हो गई। तो हमारे यहाँ तो यूनिटी डाइवर्सिटी है। ठीक है, ब्रिटिशर्स आए थे तो ब्रिटिशर्स की काफ़ी सारी चीज़ें ले ली। पाउंड नहीं यूज़ करते। ठीक है, चलिए सेकंड यूज़ करते हैं। टाइम के लिए सेकंड यूज़ करा जाता है। और जो फुट है, फुट आज भी यूज़ करा जा रहा है। और आप अगर कभी मतलब इसमें जाते हैं, क्या कहते हैं, कुछ बच्चों का अगर इंटरेस्ट है आर्मी वगैरह में जाने का, तो आर्मी में अगर आपका फिजिकल हुआ या पुलिस में जाने का है ना, तो उसमें अगर फिजिकल हुआ तो वहाँ पर सबसे सेंटीमीटर में पूछेंगे कि अपनी हाइट बताइए सेंटीमीटर में। ठीक है, तो वहाँ सेंटीमीटर में अच्छा नहीं है, वहाँ पर आप फ्रेंच सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं वो हमारा ब्रिटिश सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे यहाँ तो सब मिक्सचर है। आगे चलते हैं थर्ड, MKS सिस्टम। MKS सिस्टम नाम से ही समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो लेंथ की बात कर रहे हैं ना, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। ठीक है, ये भी फ्रेंच सिस्टम है। सबसे ज़्यादा तो हम ये यूज़ करते हैं MKS ही, MKS की एडवांस फॉर्म आगे जो है वो SI सिस्टम कहलाई। और SI जो है वो आगे धीरे धीरे चलकर पूरे वर्ल्ड में यूज़ करी जाएगी। इसके बाद लिखो MKS में लिखे, इट इज बेस्ड ऑन मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। इट इज बेस्ड ऑन मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड as the fundamental units of length, mass and time respectively.
अब फोर्थ लिखें, एमकेएस के बाद जो फोर्थ है फोर्थ है एसआई। एसआई यहाँ लिखें द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है ये क्या है कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो क्या है, ठीक है, वो यही एमकेएस ही है। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे इट इज़ द एब्रीविएशन फॉर System International D-Unites. International D-Unites. ठीक है, यहाँ भी मिक्सचर है, यहाँ भी मिक्सचर है। जैसे मान लीजिए आप कभी आपका यूरोप कभी जाना हो, है ना, अब आप चले गए स्विट्ज़रलैंड चले गए, आप स्विट्ज़रलैंड से उतरे, आपका मन करा कि नहीं मेरे को फ्रांस जाना है घूमने, तो स्विट्ज़रलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, बेल्जियम हो गया, ये जो 4 कंट्रीज़ है ना, ये चारों कंट्रीज़ ऐसे हैं जैसे दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, है ना, ये ऐसे बिल्कुल बाजू बाजू में लगे हुए हैं। आप एक कंट्री का वीज़ा लेकर चले गए तो आपको आजू बाजू के कंट्री के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप कार रेंट करिए, आप कार से चले जाओ आराम से, ठीक है। वैसे कार से भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेन्स भी आपस में जाती हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री आराम से, जैसे हमारे यहाँ की मेट्रो है। तो अब वहाँ पर ही ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे आजकल आपने सुना होगा, आजकल फाइनल मैच नहीं होता, आजकल फिनाले होता है, सुना होगा ना, फिनाले होता है। तो वो क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनके भी कल्चर्स आपस में मिक्सअप है, ठीक। वहाँ भी कुछ लोग हैं जो थोड़े पुरानी सोच के हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी मतलब यहाँ पर तो सब जगह हिंदी बोलते हैं, ठीक। तो आप अगर तमिलनाडु चले जाएंगे तो थोड़ा हो सकता है कोई चिढ़ जाए आपसे। आजकल हालांकि ऐसा नहीं है, आजकल हिंदी को भी सब लोग अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले बड़ा चिढ़ते थे तमिल वाले, वो चिढ़ जाते थे, नहीं भाई ना तो तमिल में ही है ना, उसी तरह से मैं तो बात करूँगा, तो आप अगर हिंदी में बात करोगे तो निकल जाएंगे, जवाब ही नहीं देंगे, ठीक है। इंग्लिश में बात करो ना, फिर भी इंग्लिश को तो मानते हैं कि हाँ। तो ऐसे ही वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो जर्मनी चले गए तो जर्मनी में जर्मन बोलने वाले, और जर्मनी के जो हमारे यहाँ पर विलेजेस बोलते हैं ना, उनको कंट्री साइड बोलते हैं, जो गाँव है वहाँ पर डॉइची लैंग्वेज बोली जाती है। तो वहाँ पर अगर आपने डॉइची में बात नहीं करी, इंग्लिश में पूछ लिया या जर्मन में पूछ लिया, तो बड़े गुस्से से देखेंगे, निकलने के जवाब ही नहीं देंगे आपको। तो खैर उन सब चीज़ों को धीरे धीरे यूनाइट करा गया, ठीक है। अलग अलग जगहों पर जाने में अलग अलग तरीके का सिस्टम यूज़ करा जाता था। तो फिर तब पहले कैलकुलेटर, गूगल, ये सब कुछ नहीं था कि फटाफट अच्छा पाउंड में ले यार तो पाउंड में मेरा वजन, ये फटाफट डाला अपना वजन, पाउंड में इतना है मेरा वजन। और पहले क्या था, पहले क्या लोग बैठकर कैलकुलेटर से वहाँ पर या कैलकुलेटर का पेन पेपर से डिवाइड करेंगे उसको, अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे उसका। तो फिर क्या हुआ, इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये हो गया कि भाई पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी एक कॉमन सिस्टम बना दिया जाता है। तो वो एक कॉमन सिस्टम जो है वो एमकेएस ही है। एमकेएस सिस्टम को ही उन्होंने सिस्टम इंटरनेशनल बोल दिया कि इंटरनेशनली वो सिस्टम जो है एक्सेप्टेबल होगा। ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है मास की किलोग्राम है, ठीक है। और जो ये जो है आपकी इसकी लेंथ की जो है वो मीटर हो गई, और टाइम की जो है वो सेकंड हो गई, ऐसा होता है, ठीक है। तो एक लाइन और नोट करेंगे इसको, it is a modernized and extended form of MKS system
accepted and adopted internationally. Which is accepted and adopted internationally. तो पूरे वर्ल्ड में सब जगह ये वाली जो यूनिट्स हैं, ये वाला जो सिस्टम है, इसको एक्सेप्ट करा जाता है और यूज करा जाता है. एक हेडिंग लिखेंगे, prefixes for powers of 10. Prefixes for powers of 10. Prefixes for powers of 10. इधर लिखेंगे मल्टीपल, इधर लिखेंगे प्रीफिक्स और इधर लिखेंगे उसका सिंबल. मल्टीपल, प्रीफिक्स और सिंबल. यही वो टेबल है जिसकी हम बात कर रहे थे. 1 2 3 6 9 12 15 18. गुड इवनिंग. 10 की पावर्स है सारी. 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3. तो 1 2 3 6 9 12 15 18 ये सारी पावर्स समझते हैं. फिर जो प्रीफिक्स हैं, प्रीफिक्स में आप लिखेंगे डेका, हेक्टा, किलो, मेगा. डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और हेक्सा. स्मॉल डी ए, स्मॉल एच, स्मॉल के, कैपिटल एम, कैपिटल जी, कैपिटल टी, कैपिटल ई और कैपिटल ई. ठीक है. अब ये जो है ना, ये टेरा तक तो सुना होगा. 1 TB की हार्ड ड्राइव है मेरी. टेरा तो सुना होगा. 1 TB, TB यानी कि टेराबाइट. टेराबाइट मतलब 1 TB. 1 TB. ये टी है, इस टी की जगह क्या लिख लीजिए, 10 की पावर 12 लिख लीजिए. 1 × 10 की पावर 12 बाइट्स. इतनी बाइट्स हैं. ठीक है. ये खूब सुना होगा. किलो, किलो सुना होगा. किलो में क्या है कि 5 किलोग्राम. हमारे पास कोई सब्सटेंस है, उसका वजन कितना है, 5 किलोग्राम. तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, वो सब रटने की जरूरत नहीं है. इस टेबल से बात बनेगी. के फॉर किलो, के फॉर 10 की पावर 3. 5 × 10 की पावर 3 ग्राम हो गया अपने आप 5000 ग्राम्स. ठीक है. ऐसे ही मेगा, तो आपने मेगा सुना होगा, जो ये चैनल चेंज करते हैं ना इसके FM के. आपने सुना होगा 98.3 रेडियो मिर्ची, 93.5 रेड FM सुना होगा. 93.5 क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है उसकी, मेगा हर्ट्स. ठीक है. 98.3 मेगा हर्ट्स. आप कहेंगे कि यार ये हर्ट्स तो सुना था, मेगा कहाँ से आ गया. ये जो मेगा है ये कहता है कि 98.3 × 10 की पावर 6. मेगा इज फॉर 10 की पावर 6 हर्ट्स. ठीक है. तो ये टेबल आप बना लीजिए. ये टेबल काम आएगी. इसमें एक चीज़ और बनाऊंगा, जैसे ये मल्टीपल्स का है ऐसे सब मल्टीपल्स का भी. क्योंकि अभी आपको मिलीमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर वो नज़र नहीं आया ना इसमें, वो उस टेबल में नज़र आया. उसमें भी इतनी टर्म्स नहीं है, बस उसमें भी इतनी टर्म्स है. तो अभी बस इतनी टेबल बनाइए, बाकी नेक्स्ट क्लास में.